एक कमजोर व्यक्ति जिसने केवल 10 अनुभव अंक दिए। इस समय लिन फैन पागलों की तरह भट्टी में एक के बाद एक ईंटें फेंक रहा था, मानो उस पर किसी राक्षस का साया हो। अपने अनुभव को बढ़ाने के अलावा उसने जो चीजें गढ़ी थीं वे या तो टूटी हुई टाइलें थीं या बेकार मिट्टी। उसका लोहार का पेशा पहले से ही चौथे दर्जे का था, लेकिन उसने जो भी चीजें गढ़ी थीं वे पूरी तरह से बेकार थीं। लिन फैन अब पहले से ही संदेह से भरा हुआ था। क्या यह मुमकिन है कि प्रोफेशन अनलॉक करने के बाद भी मैं सिर्फ कबाड़ के ढेर ही बना पाऊं? असल में इसे कबाड़ भी नहीं कहा जा सकता। लिन फैन तेजी से सांस लेते हुए पागल होने ही वाला था, अपने सामने पड़े कबाड़ को घूर रहा था। तुम्हारा सच्चा इसे स्वीकार ही नहीं करेगा। लिन फैन गुस्से से दहाड़ा और पागलपन की हद तक कबाड़ के ढेर को फिर से भट्टी में फेंकना शुरू कर दिया। डिंग, सामग्री टूट जाती है और गायब हो जाती है। डिंग, सामग्री टूट जाती है और गायब हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? लिन फैन ने बेबसी से खाली आंगन को देखा। पहले वाली 3 दीवारें अब अस्तित्वहीन थीं। अपनी लोहारी कला को चौथे स्तर तक ले जाने के अलावा उसने एक भी उपयोगी वस्तु नहीं गढ़ी थी। इस बिंदु पर लिन फैन को जीवन पर ही संदेह हुआ और अपनी खुद की फोजिंग के स्तर पर भी। ये समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। आधुनिक युग में मैं फोजिंग का उत्साही प्रशंसक था। यहाँ आने के बाद मैं एक कचरा भी नहीं गढ़ सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? दिन भर कड़ी मेहनत के बाद आसमान में अंधेरा छाने लगा था और बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो परीक्षा देखने गए थे उन्हें लौट जाना चाहिए था। छोटे भाई लिन, तुम्हारे आंगन की दीवारों का क्या हुआ? यिनमो चेन, जो अभी अभी अपने घर लौटा था, ने लिन फैन के नंगे घर को देखकर उत्सुकता से पूछा। ओह, मुझे नहीं पता। जब मैं उठा तो सब कुछ गायब हो चुका था। बड़े भाई, आज की बाहरी संप्रदाय की परीक्षा कैसी रही? लिन फैन कुछ और नहीं कहना चाहता था क्योंकि विषय बहुत दर्दनाक था। बहुत बढ़िया, कई संभावित अंकुर थे, इसलिए संप्रदाय बहुत उत्साहित था। यिनमो चेन ने भी थोड़े उत्साह से कहा, लेकिन छोटे भाई लिन के चेहरे पर थोड़ी उदासी देखकर यिनमो चेन थोड़ा चिंतित हो गया। छोटे भाई लिन, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो। क्या ये संभव है कि तुम पिछली बार से अभी भी घायल हो? ये बहुत ही घृणित है। बड़े भाई ये बस बचाव में व्यस्त हैं और उन्होंने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। कल मैं तुम्हारे लिए न्याय की मांग करूंगा, यिनमो चेन ने कहा। ऐसा नहीं है बड़े भाई, मैं बस थक गया हूँ, मैं अभी लौटता हूँ, लिन फैन ने सिर झुकाकर कहा। छोटे भाई, यिनमो चेन ने लिन फैन को चिंतित भाव से देखा। उसका शरीर कुछ उदास लग रहा था। क्या वह सचमुच ठीक है? लिन फैन बिस्तर पर लेट गया और आह भरते हुए बोला, आज का दिन पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। कम से कम मुझे कुछ काम का तो दो और मुझे थोड़ी खुशी तो दो। लेकिन पूरा दिन या तो सब कुछ बेकार था या टूटा फूटा, एक भी अच्छी चीज दिखाई नहीं दी। भाड़ में जाओ। लिन फैन ने खुद को चादर से ढक लिया और बिना कुछ कहे सो गया। इसी क्षण कमरे में सन्नाटा छा गया। मेज पर रखे लालटेन के अंदर आग टिमटिमा रही थी, मानो वह लिन फैन पर प्रतिक्रिया कर रही हो। आसमान और भी अंधेरा हो गया और धरती पर चमकती चांदनी और चमकते तारों के अलावा सब कुछ शांत और शांत था। आह, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। लिन फैन अचानक उठ बैठा, अपनी चादरें एक तरफ फेंक दी, अब पूरी तरह से जाग गया था। बिना एक और शब्द कहे लिन फैन उठकर कमरे से बाहर चला गया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के घर में अंदर अभी भी उजाला था और अंदर वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से सोया नहीं था। घर के अंदर वांग तियानफेंग मुस्कुराते हुए एक मैनुअल निकाल रहा था जो उसने आज ही अपने बड़े भाई जी जोंग्यू से प्राप्त किया था। जलती हुई हथेली। दुनिया के युद्ध कौशल को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: स्वर्ग, पृथ्वी, अंधकार और प्रकाश। हालांकि यह पुस्तिका जलती हुई हथेली अंधकार श्रेणी का एक निम्नतर युद्ध कौशल था, वांग तियानफेंग के लिए यह एक बहुमूल्य युद्ध कौशल था। बाहरी संप्रदाय के अनुयायी केवल प्रकाश श्रेणी के अंतर्गत ही युद्ध कौशल का अभ्यास कर सकते थे। जहां तक अंधकार श्रेणी का प्रश्न है, केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ही उनका अध्ययन कर सकते थे। वांग तियानफेंग ने जल्दी से मैनुअल खोला और मंत्रों को ध्यान से याद करना शुरू कर दिया। जब तक वह जलती हुई हथेली में निपुण हो जाता, नीमिंग्यान भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। नीमिंग्यान के बारे में सोचकर वांग तियानफेंग गुस्से से भर गया। उस नीच आदमी ने जाकर सीनियर भाईजी को उसकी मुखबिरी कर दी। शुक्र है कि सीनियर भाईजी खुले विचारों वाले हैं और उन्होंने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया। बेशक वांग तियानफेंग समझ गया था कि बड़े भाईजी ने उस आदमी को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि वह उससे परेशान नहीं होना चाहता था, क्योंकि वह व्यक्ति अभी भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मंत्रों की कुछ पंक्तियां याद करने के बाद वांग तियानफेंग ने ध्यान से उस पुस्तिका को अपनी छाती में रख लिया और मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कमल की मुद्रा में बैठ गया। डोंग डोंग। इस समय वांग तियानफेंग ने भौहें चढ़ाईं, इतनी देर रात कौन आएगा? डोंग डोंग। दस्तक लगातार जारी रही। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इतनी देर हो जाने के बावजूद सोने नहीं जा रहा, बस तुम्हें क्या चाहिए? वांग तियानफेंग गालियां देते हुए चिल्लाया। लेकिन जब वांग तियानफेंग ने दरवाजा खोला तो वह दंग रह गया। वहां एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने जोर से गालियां दी और दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी से अपने बिस्तर पर कमल की मुद्रा में वापस आ गया। डोंग डोंग। इस समय एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? इस पर वांग तियानफेंग बिस्तर से बाहर नहीं निकला और इसके बजाय धीरता से चिल्लाया। बाहर व्यक्ति को लगातार दरवाजा खटखटाते हुए सुनकर वांग तियानफेंग गुस्से से लाल हो गया, तुरंत बिस्तर से उतरा और दरवाजा खोला। लेकिन जिस बात ने वांग तियानफेंग को और भी क्रोधित कर दिया वह ये थी कि बाहर एक भी व्यक्ति नहीं था। वहां कौन है? अपना परिचय दो, आधी रात को मुझे परेशान करने आए हो।
मैं तुम्हें मार डालूंगा, वान तियानफेंग गालियां देते हुए चिल्लाया। लिन फैन, जो छाया में छिपा था, घबराए हुए वान तियानफेंग को देखकर हंसने लगा। उसका पिछला अवसाद अब पूरी तरह से दूर हो गया था। वान तियानफेंग के दरवाज़ा बंद करने के बाद लिन फैन चुपचाप आगे बढ़ा, एक और लहर की तैयारी में। लेकिन जब लिन फैन प्रवेश द्वार के सामने पहुंचा तो वान तियानफेंग ने अचानक दरवाज़ा खोल दिया। लिन फैन स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर चौंका। धिक्कार है, लगता है वान तियानफेंग भी चालाकी करना जानता है। ठीक है, तो वो तुम ही थे। लगता है कल की सज़ा काफ़ी नहीं थी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ क्या होता है। लिन फैन को देखकर वान तियानफेंग ने बिना कुछ कहे तुरंत मुक्का मार दिया। बेटे, देखते हैं अब तुझे कौन बचा सकता है। वान तियानफेंग इस बात पर भड़क गया। यह आदमी बार बार उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था, बस उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। बम! वान तियानफेंग के गुस्से से भरा मुक्का लिन फैन पर पड़ा। वान तियानफेंग के अनुसार ऐसा लग रहा था कि इस बार वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। डिंग! बधाई हो अनंत दानव शरीर अनुभव जोड़ 1-0। हो! लिन फैन थोड़ा हैरान हुआ। हो! वान तियानफेंग अविश्वास में था। आप! वान तियानफेंग ने अविश्वास से लिन फैन को देखा। यह आदमी अभी भी ठीक कैसे है? जहां तक लिन फैन का सवाल है, उसने यह नहीं सोचा था कि यह आदमी उसके अनुभव को केवल 10 अंक तक बढ़ा देगा। क्या बकवास है? अरे बदमाश, उसने अपनी पूरी ताकत ही नहीं लगाई, बस तुम्हें थोड़ा संभलने दिया। वान तियानफेंग को यकीन नहीं हुआ कि उसके घूंसे का दूसरे पक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। उसने गुस्से से दहाड़ लगाए, अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार, ताकि उस आदमी को समझा सके कि उसे उकसाने वालों का क्या ही भयानक अंजाम होगा। लेकिन इस समय वान तियानफेंग के गुस्से भरे भाव अचानक बदल गए। थोड़ी सी खटास के साथ साथ थोड़ी सी खुशी भी थी। सच में, सिर्फ 10 पॉइंट, बेकार। लिन फैन ने आंखें घुमाई, फिर मुड़कर घृणा से चला गया। डिंग! बधाई हो बंदर आड़ू चुराता है जोड़ 100। डिंग ने छठे स्तर के प्रीसेलेस्टियल वान तियानफेंग को हराया, अनुभव जोड़ 500। तुम पहले से गुस्से में वान तियानफेंग ने अपनी जांघों को पकड़ते हुए नीचे झुकते हुए कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसके अंडों के अंदर का दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। लिन फैन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, वान तियानफेंग ने अपनी आखिरी ताकत के साथ दहाड़ते हुए कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंधेरे में लिन फैन का सुस्त जवाब गूंज उठा। कमजोर जो केवल 10 अनुभव अंक देता है, बड़ा भाई पागलों की तरह चाहता है। लिन फैन थोड़ा निराश हुआ। छठे स्तर के पूर्व दिव्य वान तियानफेंग ने उसे हरा दिया और उसके अनुभव में केवल 10 अंक की वृद्धि की। भविष्य में उसे क्या करना था? हालांकि वान तियानफेंग से ऊंचे साधना आधार वाले कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य मौजूद थे, फिर भी अंतर केवल 1 या 2 स्तर का था। वे कितना अनुभव दे सकते थे? लिन फैन ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए एक हल्की आह भरी। लिन फैन को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सचमुच संत शैतान संप्रदाय का हिस्सा है। आखिरकार एक आधुनिक व्यक्ति होने के नाते वह किसी के आगे झुकता नहीं था। लेकिन संत शैतान संप्रदाय में अभी भी कुछ लोग थे जिनके बारे में लिन फैन की अच्छी राय थी। उदाहरण के लिए वरिष्ठ भाई नी और वरिष्ठ भाई इन दोनों। लिन फैन रास्ते पर बेतरतीब चलता रहा और फिर रुक गया। एक घर के सामने खड़ा होकर एक पल के लिए हैरान रह गया। क्या ये बड़े भाई हान लू की जगह नहीं थी? जहां तक बड़े भाई हान की बात है, लिन फैन को बहुत निराशा हुई। उसने पहले बंदर आड़ू चुराता है का इस्तेमाल इस उम्मीद में किया था कि बड़ा भाई हान बड़े भाई की भूमिका निभाएगा और उसे पीटने के लिए लोगों की एक लहर लाएगा। लेकिन अंत में किसने सोचा था कि बड़े भाई हान ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बहुत अधिक उदार था। अब जबकि टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर अनंत दानव शरीर में उन्नत हो गया था, चौथे स्तर का पूर्वाकाशीय वरिष्ठ भाई हान लिन फैन को कोई अनुभव नहीं दे पाएगा। लेकिन लिन फैन को लगा कि चूंकि वह पहले से ही यहाँ है, इसलिए बेहतर होगा कि वह उससे बात करके अपने रिश्ते को बेहतर बनाए या कुछ और करे। लिन फैन ने अपना हाथ भींच लिया और मुस्कुरा दिया। सच कहूं तो उसका मुख्य लक्ष्य अभी भी एक आड़ू चुराना और बंदर आड़ू चुराता है का अनुभव बढ़ाना था। मैं ये करूंगा। लिन फैन ने कपड़े ठीक किए, अपने बालों को महसूस किया और संतोषजनक तरीके से अपने हाथों को ब्रश किया, एक अनचाहे आश्चर्य की तैयारी करते हुए। घर के अंदर हान लू इस समय अपनी साधना जारी रखे हुए था। दिन रात 5 घंटे आराम करने के अलावा हान लू अपना कोई भी समय बर्बाद नहीं करता था। उसने संप्रदाय में देर से प्रवेश किया था और प्रशिक्षण का सबसे अच्छा अवसर गंवा दिया था। साथ ही उसकी योग्यताएं भी बहुत औसत थीं। प्रवेश के समय ही ये तय हो चुका था और उसके बाद से उसने कोई खास प्रगति नहीं की थी। लेकिन हान लू ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके पास पवित्र जैड बोतल थी। उसे विश्वास था कि जब तक उसके पास ये खजाना है, वह निश्चित रूप से एक उच्च कोटि का योद्धा बनेगा। वह पिछले 1 महीने से चौथे स्तर के प्रीसेलेस्टियल में अटका हुआ था, लेकिन आज रात हान लू 5वें स्तर का प्रीसेलेस्टियल बनने के लिए तैयार था। हान लू एक संयमी और बहुत सहनशील व्यक्ति था। जब तक उसकी साधना का आधार एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाता, वह कभी भी बहुत ऊंचा और शक्तिशाली होने का दिखावा नहीं करता था। इस समय हान लू ने एक चीनी मिट्टी का कटोरा उठाया। अंदर एक रहस्यमयी तरल पदार्थ था जिसकी सुगंध बहुत अच्छी थी। हान लू ने उस सुगंध को सूंघा और उसके मुंह पर मुस्कान आ गई। इस कटोरे के अंदर के तरल पदार्थ में संप्रदाय द्वारा दी जाने वाली मासिक रक्त संचार की गोली थी। हान लू ने कड़ी मेहनत करके 2 महीने की मात्रा में ये दवा जमा की, फिर उसे पीसकर गर्म पानी में मिलाया और अंत में उसमें देवताओं की ओस की एक बूंद डाली। इससे शायद वह छठे स्तर के पूर्व आकाशीय तक भी पहुंच सकता था। हान लू ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर भविष्य में उसकी साधना लगातार बढ़ती रही तो वह निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा।
और अगर वह उनका ध्यान आकर्षित करता रहा तो वह और भी ज्यादा संसाधन जुटा पाएगा और उसे अब जितना कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी। कल्टीवेशन पिल एक घटिया औषधीय गोली थी, लेकिन हान लू को फिर भी इसे हर महीने सावधानी से सहेजना पड़ता था। हान लू ने अपनी महीनों की मेहनत को संजोया और पवित्र जेड बोतल निकाली, जिसमें एक बार भगवान की ओस डाली। पहले से ही मनमोहक सुगंध उसके बाद और भी मनमोहक हो गई। हान लू ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, फिर कटोरा दरवाजे तक ले गया और दरवाजे के झांकने के छेद से रात के आकाश को देखा। मैं निश्चित रूप से मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन बनूंगा, विस्मयकारी, और पूरी दुनिया मेरी पूजा करेगी। हान लू ने भावुकता से अपने भविष्य के सपनों के बारे में बताया, फिर कटोरा उठाया, उसे एक ही घूंट में पीने की तैयारी में। बम वरिष्ठ भाई हान, मैं आज बिना बताए आया हूँ। उम्मीद है कि हम अपने रिश्ते को बेहतर बना सकें। क्या आपके पास समय है? लिन फैन ने सीधे दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए चिल्लाया, मानो वह अपने ही घर में प्रवेश कर रहा हो। बड़े भाई हान, आप कहाँ हैं? कमरा खाली देखकर लिन फैन अचानक उलझन में पड़ गया। बड़े भाई हान कहाँ भाग गए? इस समय लिन ने पाया कि उसके पैर थोड़े गीले थे। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि फर्श पूरी तरह गीला था और उस पर पानी के ढेरों दाग थे। बड़े भाई हान, क्यों? तुम दरवाजे के पीछे क्यों हो? लिन फैन चौंक गया। उसने दरवाज़ा एक तरफ खींचा और देखा कि हान लू दरवाजे के पीछे बेवकूफ़ी से खड़ा है। उसकी दोनों आंखें सुस्त थीं, मानो उसने सारी उम्मीद खो दी हो। हान लू का शरीर कांपने लगा, उसकी सुस्त आंखें ज़मीन पर पड़े पानी के धब्बों पर टिक गईं। उसकी महीनों पुरानी दवा की गोली। लिन फैन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बड़े भाई हान के हाव भाव देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल चीज़ खो दी है। लिन फैन को तब एहसास हुआ कि शायद उन्होंने कुछ बुरा किया है। लिन फैन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, फिर उसने अपना सिर रगड़ा। ओह, लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ। बड़े भाई हान, मुझे लगा कि यह मेरा घर है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं अब विदा लेता हूँ। हान लू की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना लिन फैन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, इसे बंद करने और जल्दी से पीछे हटने की तैयारी की। रुको! लेकिन जब लिन फैन अपने पीछे हटने की तैयारी कर रहा था, तभी हान लू बोल पड़ा। लिन फैन ने बड़े भाई हान की ओर देखा और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। बड़े भाई हान, क्या कुछ और है? लिन फैन ने पूछा। नहीं, तुम जा सकते हो। हान लू का शरीर जोर से कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संयमित रखने की पूरी कोशिश की। लिन फैन, जो ये सब देख रहा था, थोड़ा डर गया। जब लोग अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं तो ये कभी कभी उनके शरीर के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। लिन फैन बिना कुछ कहे तुरंत पीछे हट गया। लिन फैन के जाने के बाद हान लू ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन दरवाज़ा बंद होते ही हान लू भड़क गया। छप छप! हान लू घुटनों के बल बैठ गया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे जैसे ही उसने ज़मीन पर पानी के गड्ढे को देखा। आखिर मैंने क्या किया है हान लू कि मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है? लिन फैन, अगर मैं तुम्हें इसी जन्म में न मार दूं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस क्षण हान लू के हाव भाव बदल गए, वह क्रूर होते हुए भी गंभीर हो गया, उसकी शिकायतें आसमान को चीरती हुई निकल रही थीं। हान लू खड़ा हो गया, उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था, फिर उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और ध्यान से बाहर देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि वहाँ कोई नहीं है, उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़मीन पर दुबक गया। इस समय खामोश कमरे के अंदर सिर्फ सुड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर लिन फैन अभी भी यहाँ होता तो वह अविश्वास से अपनी आंखें ढंक लेता। गंदा, ये बहुत ज़्यादा गंदा था। औषधीय शक्तियाँ अभी भी मौजूद हैं। पहले से दुखी हान लू ने एक अजीब सी मुस्कान दी, फिर बेतहाशा चाटना शुरू कर दिया। उसकी चाटना पूरी तरह से ज़मीन हिला देने वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके चाटने से ज़मीन ही हिल जाएगी। जब फर्श पूरी तरह सूख गया तब वह तुरंत कमल मुद्रा में आकर अपनी साधना शुरू कर पाया। आधी औषधीय शक्तियाँ नष्ट हो चुकी थी, इसलिए छठे स्तर के पूर्वाकाशीय की बात तो दूर रही, लेकिन 5वें स्तर के पूर्वाकाशीय के लिए अभी भी आशा की एक किरण बाकी थी। लिन फैन अपने घर लौट आया और अपने पैरों को ऊपर उठा लिया। अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखकर वह बिस्तर पर लेट गया। लगता है बड़े भाई हान कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं है, लिन फैन ने मन ही मन कहा। जमीन पर पड़े पानी के गड्ढे से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी। अगर कोई मूर्ख न हो तो उसे समझ आ जाएगा कि यह जरूर कीमती होगा, और लिन फैन जानता था कि यह क्या है। वह समझ गया था कि यह ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी बाहरी संप्रदाय के सामान्य अनुयायी को मिल सके। फिर बड़े भाई हान को यह कैसे मिला? लिन फैन को इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन लिन फैन के लिए यह कोई खास बात नहीं थी। वह काफ़ी ताकतवर था क्योंकि उसके पास पहले से ही अपना सिस्टम था। ये छोटा भाई थोड़ा ठंडा है। अगले दिन सुबह लिन फैन हमेशा इस कहावत पर विश्वास करता था, जल्दी उड़ने वाला पक्षी कीड़ा प्राप्त करता है। एक बाहरी संप्रदाय में जहां प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र थी, लिन फैन को हर सेकंड और मिनट का उपयोग करने की आवश्यकता थी। सुबह, दोपहर। लिन फैन हर दिन इस समय का उपयोग केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का निरीक्षण करने के लिए ही कर पाता था। बाकी समय बाहरी संप्रदाय के शिष्य प्रशिक्षण के लिए अपने घरों में ही बंद रहते थे। लिन फैन को लगता था कि घर इतने तंग थे कि वहां ज्यादा देर तक रहने से कोई भी आसानी से बीमार पड़ सकता था। लिन फैन डाइनिंग हॉल में इधर उधर घूम रहा था, उसकी दोनों आंखें आसपास के माहौल पर नजर गड़ाए हुए थीं। लेकिन तभी लिन फैन की आंखें चमक उठी जब उसे अपना निशाना मिल गया। उसके सामने दो लोग जोर जोर से झगड़ रहे थे, मानो किसी भी पल लड़ाई छिड़ सकती हो। मेरे साथी दोनों भाइयों, शांत हो जाओ। अगर कोई समस्या है तो बातचीत करके सुलझा लो, अपने रिश्ते खराब मत करो। लिन फैन तुरंत आगे बढ़ा और बोला, छोटे भाई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो।
सुनो, पिछली बार उसने मेरी 10 रक्त संचार गोलियां उधार ली थी और कहा था कि वह अपनी वर्तमान साधना का आधार बढ़ाना चाहता है और अगले महीने वह मुझे 10 अतिरिक्त रक्त संचार गोलियां देगा। लेकिन अब वह पैसे देने से इनकार कर रहा है, क्या ये घृणित नहीं है? बात करने वाला व्यक्ति ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन जैसे ही लिन फैन प्रकट हुआ उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। ये सुनकर दूसरा बाहरी संप्रदाय का शिष्य खुद को रोक नहीं पाया। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें 10 अतिरिक्त गोलियां दूंगा। छोटे भाई, उसकी बात मत मानो, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं उसे एक अतिरिक्त गोली दूंगा। दोनों लोगों की बहस देखकर लिन फैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। किसने सोचा था कि संप्रदाय में भी साहूकार होंगे? मेरे साथी भाइयों, मेरी बात सुनो, तो क्या तुम में से किसी के पास कोई लिखित गवाही है? लिन फैन ने गंभीर भाव से पूछा। नहीं, मुझे उस पर भरोसा था, इसलिए मैंने उसे दे दिया। किसने सोचा था कि वह ऐसा इंसान होगा? तुम तो बस मनगढ़ंत बातें बना रहे हो। ऐसे आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? पहले से तय था कि मैं इस सौदे में सिर्फ एक गोली ज्यादा दूंगा। ... दोनों को एक बार फिर बहस करते देख लिन फैन ने जल्दी से दोनों लोगों को पकड़ लिया। मेरे साथी दो भाइयों, कृपया मेरी बात सुनो। ठीक है छोटे भाई, आगे बढ़ो। सही। लिन फैन ने दो लोगों की ओर देखा। मेरे साथी दो भाइयों, ऐसा लगता है जैसे आप दोनों दोस्त थे। वो तो बीती बात हो गई, अब हम दोस्त नहीं रहे। मुझे भी तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। लिन फैन मुस्कुराया और बहुत गंभीरता से कहा, मेरे साथी दो भाइयों, इस तरह की किसी बात पर दुश्मन बन जाना, क्या आपको नहीं लगता कि यह काफी नुकसान है? लिन फैन की यह बात सुनकर दोनों लोग एक पल के लिए रुक गए। अगर वह मुझे 10 दवाइयां दे दे तो भी हम दोस्त रहेंगे। असंभव। अगर तुम स्वीकार कर लो कि तुम गलत हो तो मैं तुम्हारा दोस्त बना रहूंगा। ... उसके बाद दोनों लोग फिर से बहस करने लगे। लिन फैन ने आह भरी और हाथ जोड़कर कहा, मेरे दोनों भाइयों, बहस मत करो। ये मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं जरूर सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओ। दोनों ने लिन फैन को शक की निगाहों से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटा भाई क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगले ही पल दोनों को तुरंत एहसास हो गया। बंदर आड़ू चुराता है। डिंग, बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है, अनुभव जोड़ 300। डिंग, बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है, अनुभव जोड़ 300। डिंग, 5वें स्तर के प्रीसेलेस्टियल शिष्य को हराने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 400। डिंग, 4थे स्तर के प्रीसेलेस्टियल शिष्य को हराने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 300। ... लिन फैन ने फिर उन दो लोगों की तरफ देखा जो दर्द से अपनी जांघें पकड़े हुए नीचे झुके हुए थे, हाथ हिलाया और फिर अपनी खुशी से आगे बढ़ गया। लिन फैन को लगा कि अगर इन दोनों का कोई एक ही दुश्मन है तो वे दोस्त जरूर बन जाएंगे। तो इन दोनों की सच्ची दोस्ती को फिर से जगाने के लिए अगर वह खलनायक की भूमिका निभाए तो क्या होगा? उसे कौन दोषी ठहरा सकता है, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान था जो दूसरों की मदद करने के लिए दृढ़ था। ... रास्ते में लिन फैन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और हर बार लिन फैन ही सबसे पहले आगे आकर समस्या का समाधान करता। हालांकि इससे दूसरे पक्ष उससे नफरत करने लगे, लेकिन लिन फैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जो कर रहा था वह उनके भले के लिए था, इसलिए एक दिन उन्हें यह बात समझ आ ही जाएगी। ओह बड़े भाई हान। इस समय लिन फैन ने हान लू को देखा और उसे कल रात की घटना याद आ गई। लिन फैन को फिर थोड़ा अपराध बोध होने लगा। हान लू आज अच्छे मूड में लग रहा था। कल रात उसने 5वें स्तर का प्रीसेलेस्टियल सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था। हालांकि वह 6ठे स्तर के प्रीसेलेस्टियल तक नहीं पहुंच सका, कम से कम उसने अच्छी शुरुआत तो की। लेकिन इसी समय हान लू ने किसी को पुकारते सुना और हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को पुकारते देखा तो उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी चाल तेज कर दी, मानो उसने उस व्यक्ति को देखा ही न हो, क्योंकि हान लू को डर था कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और उक्त व्यक्ति को निर्दयतापूर्वक मारने की कोशिश करेगा। वरिष्ठ भाई, लिन फैन ने कुछ बार चिल्लाकर कहा, लेकिन हान लू को अनदेखा करते देखकर उसने आह भरी। वह वरिष्ठ भाई बहुत कंजूस था। लिन फैन फिर हमेशा की तरह अपने काम में लग गया और अपने साथी संप्रदाय के भाइयों की समस्याओं का समाधान करते हुए अपने अच्छे कामों में लग गया। लिन फैन के निरंतर प्रयासों के बाद बंदर आड़ू चुराता है का अनुभव तेजी से बढ़ा। डिंग, बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है स्तर ऊपर। लिन को इस बात पर बेहद खुशी हुई। उसका बंदर आड़ू चुराता है का स्तर बढ़ गया था। वह सोच रहा था कि अपग्रेड होने के बाद बंदर आड़ू चुराता है कैसा दिखेगा। लिन फैन के बंदर आड़ू चुराता है के निरंतर प्रयोग से उसे एहसास हुआ कि इस गुप्त युद्ध कौशल को अगर एक निश्चित स्तर तक बढ़ा दिया जाए तो एक शक्तिशाली अस्तित्व बन सकता है। ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सभी युद्ध कौशल सरल से लेकर उन्नत तक, यहाँ तक कि शीर्ष स्तर के युद्ध कौशल भी दूसरों द्वारा बनाए गए थे। इन रचनाओं की उत्पत्ति भी संभवतः मूल से ही हुई होगी। निरंतर प्रयोग और निरंतर साधना के माध्यम से ही वे अंततः उच्च स्तरीय युद्ध कौशल बन पाए। बंदर आड़ू चुराता है में केवल एक ही चाल थी, इसलिए उसे इस हद तक निपुण बनाने और उसे उसके मूल स्तर से ऊपर उठाने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति संभवतः लिन फैन ही था। बंदर आड़ू चुराता है के रचयिता भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। लिन फैन का उस समय एक ही सपना था और वह था अपने गुप्त युद्ध कौशल बंदर आड़ू चुराता है को एक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल तक पहुंचाना। लिन फैन डाइनिंग हॉल में गया और इधर उधर देखा तो उसने देखा कि आसपास कई लोग जमा हैं। लिन फैन खुशी से उछल पड़ा। ठीक है, लगता है एक और बड़ी घटना होने वाली है। लिन फैन तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन अंदर का हाल देखकर उसकी सारी हिम्मत टूट गई। वांग तियानफिंग, ये 10 अनुभव अंक वाला आदमी फिर से।
वर्तमान में वांग तियानफेंग को एक और कमजोर आदमी मिल गया था। जिस व्यक्ति का खाना चुराया गया था वह शायद एक नवदीक्षित कनिष्ठ भाई था, लेकिन ये कनिष्ठ भाई थोड़ा अजीब था। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन लिन फैन ने इस कनिष्ठ भाई की आंखों में एक जबरदस्त क्रोध की ज्वाला महसूस की। और यह क्रोध कोई सामान्य क्रोध नहीं था, बल्कि एक जानलेवा क्रोध था। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। फैंग हान बहुत बदकिस्मत है। हाँ, अभी अभी प्रवेश किया है और इससे निपटना पड़ रहा है, ये बहुत दुखद है। ... अब तुम दफा हो जाओ। वान तियानफेंग ने फेंग हान की ओर देखा और तिरस्कार से कहा। वान तियानफेंग हाल ही में कई असफलताओं से गुजरा था, इसलिए इन कमजोरों पर हमला करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इस समय फेंग हान ने वान तियानफेंग को देखते हुए अपने दांत भींच लिए। वह समझ गया कि वान तियानफेंग का साथ देने वाला यी जोंग्यू है, इसलिए वह बस सह सकता है। भविष्य में वह इस बदमाश का सफाया जरूर करेगा। यी जोंग्यू भी उसके भविष्य की ओर एक छोटा सा कदम मात्र था। और जिस बात ने फेंग हान को इतना आत्मविश्वास दिया वह ये थी कि उसके पास शैतानी मार्ग के प्राचीन महान शैतान सम्राट की विरासत थी। लिन फैन ने अपने सामने उभरती स्थिति को देखा। नवदीक्षित कनिष्ठ भाई को वान तियानफेंग द्वारा धमकाते हुए देखकर उसने महसूस किया कि चूंकि वह एक वरिष्ठ भाई था, उसे भी वरिष्ठ भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए। लिन फैन ने कुछ बार हल्की खांसी की। वान तियानफेंग, क्या आप फिर से आड़ू खाना चाहते हैं? इस समय अभी भी बहुत घमंडी वान तियानफेंग ने यह वाक्य सुना और थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर पलटा और लिन फैन को देखा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए क्योंकि उसे लगा कि उसकी जांघें ठंडी हो गई हैं। फिर बिना कुछ कहे उसने खाना वापस मेज पर रख दिया, मुड़ा और चला गया। वान तियानफेंग को जाते देख लिन फैन ने भी उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार वह तो बस एक रंडी था जिसके पास सिर्फ 10 अनुभव अंक थे, और क्या कहना था। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, फेंग हान ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपना भोजन लिया और चला गया। ओह, तो वो थोड़ा ठंडा भी है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। लिन फैन मुस्कुराया। किसी व्यक्ति में जितना ज्यादा रवैया होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा रवैया वाला व्यक्ति भविष्य में बेहतर भी होगा और उसका अनुभव भंडार भी बनेगा।